पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो लेक्चर दिया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट डायमेंशन और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन के जो भी तुम्हारे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस को मैंने हिंट कर दिया था, ऐसे मतलब जो कि बुक है उसके आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन को इस वीडियो में हिंट भी कर दिया था। इसके अलावा तुमको जो है जो स्टूडेंट भी चाहेंगे कि इसको क्या किया जाए, इसको बनाएं, तो या जो वीडियो नहीं देखे वो अपना वीडियो जरूर देख सकते हैं। जो कि तुम्हारा मेजरमेंट जो तुम्हारा यूनिट एंड मेजरमेंट है तुम्हारा, तो देख सकते हो। और उसमें डायमेंशन के यूजेस ये सब बताए गए हैं, यूनिट के बारे में भी बताया गया था, तो ये पिछले लेक्चर भी देख सकते हैं। और उसमें इससे वहाँ के कुछ क्वेश्चन भी का हिंट किया गया। और जिसको और भी चाहिए, जो इसको किसी भी प्रकार का ऐसे मदद चाहिए, तो राइट ऐप के माध्यम से हमको जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, हमसे संपर्क कर सकते हो। उसमें जो भी क्वेश्चन के डाउट्स हैं या जो भी क्वेश्चन में मुझे पर्सनल हेल्प चाहिए, जहाँ में दिक्कत हो रही है फिजिक्स को बनाने में, तो न्यूमेरिकल बनाने में हो जाए। और उसमें उस राइट ऐप पर तुम्हें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब के नोट्स भी मिल जाएंगे। तुम्हारे जेई मेंस, जेई एडवांस, इन सबों के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, उस ऐप के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और हमसे जो है अगर किसी को पर्सनल हेल्प की जरूरत है, जिसमें कि उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो वो भी तुम्हें उस ऐप के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हो। उसमें कॉन्टैक्ट के नंबर, ईमेल सारे दिए हुए हैं। तो आज का जो हमारा आज जो हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं, वो तुम्हारा यूनिट जो है तुम्हारा जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है तुम्हारा, चैप्टर 2 एनसीईआरटी बुक का, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा बुक में देखना चाहोगे चैप्टर 2 उसमें भी दिया हुआ है, जिसमें कि ये दिया हुआ है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर 2 है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। ये टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में पहले पढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को मेजरमेंट कैसे करेंगे? लेंथ तो हम लोग जैसे कि स्कूल आवर से या बहुत बिगिनिंग से ही, जो अर्ली स्कूल डेज से हम लोग लेंथ को मेजर करने के लिए एक हम लोग के पास मीटर स्केल का एक छोटा सा पार्ट होता है, जो कि 15 सेंटीमीटर या 6 इंच का लगभग होता है। उसके मतलब लेते हैं हम लोग, या उससे बड़ा वाला स्केल जैसे उसका डबल होता है, 30 सेंटीमीटर का होता है, तो उसका यूज करते हैं। तो मीटर स्केल से मेजरमेंट तो हम लोग करते ही हैं, जिसका मीटर स्केल का लिस्ट पर कितना मिनिमम डिस्टेंस किसी इंस्ट्रूमेंट से जो मेजर कर सकें, दैट इज कॉल्ड इट्स लिस्ट काउंट। तो मीटर स्केल की लिस्ट काउंट कितनी हुई? व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल? द लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल कितना होगा, तुम्हें सोच लिया हो शायद। लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, तो सबसे जो मीटर स्केल का छोटा रूप है, और ये 1 मीटर का होगा, ऐसे बड़ा इसका होगा, तो 1 मीटर का दैट्स इक्वल टू मिलीमीटर तक मेजर करते हो, 10⁻³ मीटर। तो ये तुमको एक तो ये मेजरमेंट हम लोग करते ही मिलीमीटर को, इससे छोटे डिस्टेंस को मेजर करना होगा और मिलीमीटर से छोटा, तो उसके लिए क्या करते हैं? तो अगर तुम क्लास 11 का प्रैक्टिकल अभी स्टार्ट हुआ होगा तुम्हारे क्लासेज में, तो प्रैक्टिकल अगर करोगे तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है तुमको उसमें वर्नियर कैलिपर के द्वारा कुछ जो स्फेरिकल चीज का डायमीटर निकालना या सिलेंडर का लेंथ निकालना, उसका डायमीटर का वैल्यू निकालना, ये सब तुम्हें दिया होगा, करना है। तुम्हारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है हमारे सिलेबस का। उसमें तुम देखो, उसमें एक स्केल होता है जिसको लोग वर्नियर स्केल कहते हैं। वर्नियर स्केल में क्या होता है, एक वो जो है मेन स्केल जो तुम्हारा मीटर स्केल था उस पर वो स्लाइड करता है। वर्नियर स्केल जो तुम्हारा होगा, जो कि तुम देखोगे जब प्रैक्टिकल करोगे या तुमने किया होगा, तो तुम उसको बेहतर वे में समझ सकते हो जिसने किया है, या नहीं तो इसको समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। वर्नियर स्केल जो था वो मीटर स्केल पर स्लाइड करता है, और मीटर स्केल जब स्लाइड करेगा तो उसका जो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल जो होता है, तुमको लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल के बजाय वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल जो स्लाइड करेगा, जो कि तुम देखोगे दैट्स इक्वल्स टू मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, इसके इक्वल होता है। मेन स्केल डिवीजन जो तुम्हारा 10, मेन स्केल जो तुम्हारा सेम स्केल है 2 के 10⁻³ मीटर का होगा,
और इसका जो होता है वर्नियर स्केल जो होता है, वर्नियर स्केल में इसका 10 डिवीजन उसके 9 डिवीजन से मैच करता है। तो वर्नियर स्केल का 10, तो इसका जो स्केल डिवीजन होगा 9/10 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। मतलब कि 9 इसका जो 10 डिवीजन और 9 डिवीजन का मैच करेगा। 9 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 10 डिवीजन, मतलब मीटर स्केल का जो है मान लीजिए जो तुम्हारा मीटर स्केल में 10 जो यहाँ से अंतर दिया हुआ है मानते हैं, ये 10 पार्ट में तुम्हारा बटा हुआ है, और वर्नियर स्केल इसी को 9 पार्ट में मारते हैं। वर्नियर स्केल का जो तुम्हारा होगा 9 डिवीजन इसका इसके बराबर होगा। तो इसका जो तुम्हारा हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो 1 MSD माइनस 9/10 MSD, तो मतलब 10⁻⁴ मीटर हो गई। तो इसका जो वर्नियर स्केल का जो तुम्हारा सिंपल जो वर्नियर स्केल हम लोग आता है, एक 199 वाला भी आता है, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती देखने में, और इससे मेजर किया जाता है। वर्नियर कैलिपर के हेल्प से, वर्नियर स्केल के हेल्प से का लिस्ट काउंट क्या हो गया तुम्हारा 10⁻⁴ मीटर। अगर तुमको लिस्ट काउंट तुम्हारा एक और इससे कम डिस्टेंस भी मेजर करना हो, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लिस्ट काउंट जो स्क्रू गेज का। तो स्क्रू गेज किस तरह का होता है, जैसे कि तुम देखते होगे जिस तरह का एक बना हुआ रहेगा, ये सर्कुलर टाइप का, ये जैसे कि तुम देखते हो इसके बीच के डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, इसको घुमा कर सर्कुलर स्केल रहता है। सर्कुलर स्केल में तुमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको पिच कर दें, एक फुल स्केल अगर रोटेट करेंगे, इसको घुमाएंगे इसको, तो इससे जितना डिस्टेंस आगे बढ़ता है या पीछे बढ़ता है, इसको खोलेंगे या लगाएंगे, जैसे तुम देखा होगा जैसे स्लाइड रिंच वगैरह में होता है, रेंच में होता है, तो उसको जैसे खोलते लगाते हैं तो डिस्टेंस आगे पीछे होता है। तो एक पूरा मूवमेंट यहाँ पे स्केल बना होता है, अगर फुल एक रोटेट कर दें इसको, तो जितना आगे या पीछे जाएगा दैट इज कॉल्ड पिच। तो इसका ये जो पिच होता है वो 1 मिलीमीटर में होता है, और उसको एक जो इसमें 100 पार्ट में बटा होता है, सर्कुलर स्केल होता है, तो इसका मतलब कि उसका जो मेन 100 पार्ट में बटा हुआ रहेगा कौन सा, मिलीमीटर को। तो स्क्रू गेज का क्या होगा तुम्हारा, स्क्रू गेज का तुम्हारा जो लिस्ट काउंट है वो कितना होगा, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लिस्ट काउंट ऑफ SCREW स्क्रू GAUG स्क्रू गेज इज इक्वल टू 1/100 इंटू 10⁻³ मीटर, दैट्स 10⁻⁵ मीटर, 10⁻⁵ मीटर। इस फेरोमीटर भी एक यूनिट बनता है, उसका भी लिस्ट काउंट इतना, तो इतना डिस्टेंस तक आप लोग मेजर कर सकते हैं इससे। अब बात है इससे छोटा जो डिस्टेंस है, जो कि हम लोग का ये इसकी 10⁻⁵ मीटर तक मेजर करेगा। इससे जो छोटे डिस्टेंस हैं उसमें तुमको एक एटॉमिक डिस्टेंस को मेजर करने के तुम्हारे पास जो डिस्टेंस दिए हुए हैं एक छोटे में, और फिर लार्ज डिस्टेंस की बात करेंगे। छोटे डिस्टेंस जो एटॉमिक डिस्टेंस को मेजर करने का है तुम्हें, मेजरमेंट ऑफ, पहले तो लार्ज डिस्टेंस दिया हुआ है, उसके बाद देखोगे चैप्टर में लास्ट में तुमको जो मेजरमेंट ऑफ में उसमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक से तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट किया जा रहा है जो तुम्हारा सिलेबस है, तो एनसीईआरटी बुक के आधार पर ये लेक्चर बना हुआ है तुम्हारा। और तुम्हारा ये जो देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में तुम्हारा है, तो ये तुम्हारा है, इसमें हमने ये 3 ट्रायल बता दिया, मीटर स्केल, वर्नियर स्केल का 10⁻⁴ मीटर तक, स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर का 10⁻⁵ मीटर तक लिस्ट काउंट होता है। इसके बाद तुम्हारा आता है अब हम लोग पहले चर्चा करेंगे फिर लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट का, देर आफ्टर फिर स्मॉल डिस्टेंस, एटॉमिक लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल के जो डिस्टेंस है, जो कि एक ऑलिक एसिड का, उसके मॉलिक्यूल का साइज कैसे निकालेंगे उसके बारे में चर्चा किया हुआ है। तो पहले हम लोग अब लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट की बात करते हैं, उसके लिए क्या मेथड है। तो लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट का हम लोग जब बात करें तो उसमें हम लोग आते हैं मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। तो लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट का क्या तरीका है, लार्ज डिस्टेंस का जो मेजरमेंट हम लोग करेंगे तो उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं मेथड, दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। उसका तो लार्ज डिस्टेंस को यूज करने का जो मेथड है वो पैरेलैक्स मेथड है। तो व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड में क्या करते हैं हम लोग। पैरेलैक्स मेथड में जैसे कि एक चीज यहां पर देख सकते हो, जैसे कि अगर इस आंख से हम देखें तो ये दीवार पर जो दबाव जा रहा होगा जिसका इमेज अलग जगह जाएगा, और यही अपनी जगह इसकी अगर इस आंख से देखें कि ये अलग जगह जाएगा। तो ये जो तुम्हारा हो गया ये एक पैरेलैक्स का था, अलग डिस्टेंस पे जा रहा था, ये तुम्हारा एक बेस हो गया, इतना डिस्टेंस लिया और इसका 2 जगह पे इमेज जा रहा है। तो इस तरह से इस मेथड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये और जो भी बनेगा पैरेलैक्स एंगल का है, जैसे इस बात को यहाँ पे समझाते हैं। और पैरेलैक्स मेथड के हेल्प से
हम लोग जो है स्टार का डिस्टेंस अर्थ से ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पैरेलैक्स मेथड क्या है? पैरेलैक्स मेथड फॉर लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट। पैरेलैक्स मेथड जो लार्ज डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए क्या बनाएगा। तो पैरेलैक्स मेथड देखो क्या होता है, तुमको पहले ये दिखा जाए। आप एक ऑब्जर्वेशन किसी जैसे स्टार को या किसी चीज को आप यहां से ऑब्जर्व करें एक पर्टिकुलर जगह से, टेलीस्कोप की मदद से। जैसे भी देखें ये आपकी जो कि लाइन ऑफ साइट है, इसको स्टार को आपने वॉच किया, यहां तक किया। दूसरा जगह से ये जो तुम्हारा है, इसी समय आप दूसरे बेस से दूसरी जगह से इसको ऑब्जर्व करें। दूसरा एक बेस लीजिए, यहां से मूव करके एट दैट टाइम साइमल्टेनियसली यहां पे क्या करें, मेजर करें दूसरा बेस से। और ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है, ये बेस कहलाएगा। और दोनों जो लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बना, इट इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। ये क्या कहलाएगा? पैरेलैक्स एंगल। ये लाइन ऑफ साइट है तुम्हारा, ये भी लाइन ऑफ साइट है। दोनों लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है, लाइन ऑफ साइट। तो दो लाइन से साइमल्टेनियसली क्या करना है आपको, किसी स्टार को दो जगह से वॉच करना है। और दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे थीटा, जो कि तुम्हारा हो गया किसी भी प्लेनेट हो या स्टार हो, इन सबों के बीच का निकालेंगे। और ये जो हमारा कहलाता है, ये हमारा बेस कहलाता है। ये क्या है तुम्हारा? और ये जो लार्ज डिस्टेंस होगा, तो ये तुम्हारा एक आर्क के रूप में इसको ले सकते हैं हम लोग। क्या ले सकते हैं इसको? ये तुम्हारा कह सकते हैं आर्क के रूप में, ये बेस हो गया, ये तुम्हारा हो गया बेस। दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। से लार्ज डिस्टेंस होगा तो उसको लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज एल हो गया तुम्हारा। और तब ये आर्क हो गया, तो ये रेडियस हो गया तुम्हारा, ये रेडियस ऑफ आर्क हो गया आर। इसको तब सिंबल कर देते हैं, इट इज रेडियस ऑफ आर्क, दैट इज आर। रेडियस ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। तो ये तुम्हारा जो होगा, और ये जो एंगल बना, इट इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। ये सिंबल कुछ लिख देते हैं यहां पर, ये हो गया पैरेलैक्स एंगल। तो फिर से इस बात को देखें कि एक किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज को या किसी बॉडी को हमने एक जगह से ऑब्जर्व किया और उससे यहां पर, और फिर दूसरी जगह से ऑब्जर्व किया। दोनों के बीच का जो एंगल बना, दैट एंगल इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। इस एंगल का वैल्यू अगर थीटा का मान जो वो रेडियन में हो, अगर डिग्री को रेडियन बदलना होता है, एंगल को मेजर करते हैं लोग 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। तो ये तुम्हारा 180 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री से रेडियन में। और जहां तक की बात रहा कि अगर आप डिस्टेंस ये ज्यादा बड़ा होते जाता है, ये डिग्री में भी मेजर नहीं हो पाएगा, इतना छोटा हो जाता है। तो एक डिग्री को हम लोग क्या करते हैं, 60 पार्ट में बांटते हैं, प्रत्येक को हम 60 आर्क मिनट। तो ये सिंबल देता है, देख लो यहाँ पे, इसको आर्क मिनट कह सकते हैं, सिंबल को आर्क मिनट या कहीं मिनट भी बोलता। और फिर इससे भी छोटा हो जाए तो एक मिनट को एक 60 जो तुम्हारा हो गया, एक डिग्री, एक मिनट को 60 पार्ट में बांटो, 60 सेकेंड हो गया। ये क्या होगा तुम्हारा आर्क सेकेंड। ये तुम्हारा 60 आर्क सेकेंड हो गया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा थीटा हो गया। तुम्हें जो कि रेडियन में तुम्हारा अगर मान हो, ये तुम्हारा अगर ये जो पैरेलैक्स एंगल छोटा होता चला जाए, डिग्री में अगर मेजर करेंगे इसको, डिग्री से क्या हो जाएगा, मेजर होकर फिर क्या होता है, डिग्री के बाद किसमें आ जाएगा, रेडियन में। डिग्री को उससे भी छोटा होगा, क्या होगा तुम्हारा ये मिनट में आ जाएगा, मिनट से भी छोटा होगा तो ये सेकंड में आ जाएगा। तो 1 डिग्री को अगर हमने 60 इक्वल पार्ट में बांट दिया तो वो 60 आर्क मिनट हो गया। 1 मिनट को 60 पार्ट में बांटा तो 60 आर्क सेकेंड हो गया। तो इस प्रकार से अब अगर तुमको यहां पर हम लोग आ जाए, जो ट्रिगोनोमेट्री का जो इसमें पढ़े होंगे, ट्रिगोनोमेट्री बनाए होंगे, तो उसमें एक फार्मूला भी दिया हुआ या नहीं, यहां भी फार्मूला बता रहे हैं। एक होता है एंगल जो तुम्हारा होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय 2। देखोगे जो कि एनसीईआरटी बुक में 3.1 जो तुम्हारा है ट्रिगोनोमेट्री का, उसमें भी ये तुम्हें दिया हुआ है रेडियन में, और ये फार्मूला भी दिया हुआ है। तो वहां भी कुछ पढ़ोगे तो देखो एंगल जो तुम्हारा होता है, एंगल थीटा इक्वल्स टू एंगल थीटा इन रेडियन
इक्वल्स टू L बाय R, वेयर L इज व्हाट, ये फॉर्मूला तुम्हारा हो गया थीटा इन रेडियन इक्वल्स टू L बाय R। मैंने रेडियन बदलने के लिए वहां बताया L क्या है इसमें, लेंथ ऑफ R, R क्या होता है, रेडियस ऑफ R। तो ये तुम्हारा हो गया। अगर इसमें इस बेस का वैल्यू हम लोग मेजर कर लें L को, और थीटा जो एंगल पैरेलक्स एंगल है उसको मेजर कर लें, तो थीटा को रेडियन में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो उससे हम लोग को ये डिस्टेंस क्या है पता चल जाएगा, ये लार्ज जो डिस्टेंस होगा ये पता चल जाएगा। अब ये बात रही, ये जितना ज्यादा डिस्टेंस दूर होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, पैरेलक्स एंगल बहुत छोटा हो जाएगा और उसको ऑब्जर्वेशन करना बहुत कठिन होने लगेगा। जब बशर्ते कि ये बेस जब तक बड़ा तब तक जो उसका मेजरमेंट हो, जो उसमें जो एरर है बहुत अधिक आने लगेगा। मैंने क्या कहा फिर से सुने, अगर ये डिस्टेंस लार्ज होता चला गया, जैसे कि गैलेक्सीज हैं, बहुत से स्टार्स हैं, बहुत बहुत फार अवे हैं, तो ये जो एंगल बहुत छोटे होते जाएंगे पैरेलक्स एंगल, बशर्ते अगर इस बेस को आपने बड़ा नहीं किया तो अगर जितना लार्ज डिस्टेंस का हमको मेजरमेंट करना होगा इसमें, इस बेस को भी क्या करना होगा उतना ही अधिक बड़ा होना चाहिए। और दोनों बेस जो ऑब्जर्वेशन जो सेंटर है, दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को बेस का है। तो बेस का जब तक वैल्यू बड़ा नहीं होगा तो ये जो पैरेलक्स एंगल है ये छोटा होता जाएगा और मेजरमेंट करने में हमें काफी एरर आएंगे। और इस लेक्चर के बाद हम लोग अगला लेक्चर में एरर इन मेजरमेंट ही पढ़ेंगे। तो कैसे कैसे एरर्स होते हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो ये मेजर, फिर उसके बाद जो है एरर को कैसे मेजर करते हैं, एरर क्या हो सकता है, इसके टाइप कितने हैं, एरर को कैसे मेजर कर सकते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर जब करते हैं तो हम लोग कैसे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा जाता है, इन सब के बारे में आगे आने वाले लेक्चर्स वगैरह में देखेंगे। तो आज मैं तुम्हारा क्या मैं बता रहा था कि ये डिस्टेंस को क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये जो बेस को। तो अब ये भी सवाल होता है कि अगर जो स्टार वगैरह तो काफी दूर होते हैं, लाइट ईयर्स, बहुत से लाइट ईयर दूर होते हैं, काफी डिस्टेंस होगा, तो इतना बड़ा बेस कहां से लाया जाएगा। अगर हम अर्थ के एक छोर से दूसरे छोर पे, एक यहाँ का ऑब्जर्वेशन सेंटर देखें, एक मान लेते हैं बहुत ही फार अवे जो कि हमारा यूएसए है, वहां से भी देखें, तो आपके पास जो अर्थ का डायमीटर पता होगा, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, तो इट इज नॉट वेरी मच, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगा। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि ये जब कि हम लोग किसी गैलेक्सी के, दूसरे गैलेक्सी के, जो कि तुम्हें एंड्रोमेडा गैलेक्सी के स्टार वगैरह को देख रहे हो, तो उसकी तुलना में हम लोग जो कंपेरिजन में ये जो डिस्टेंसेस है ये बहुत क्या होते हैं, छोटे। तो हम लोग इससे बड़ा बेस क्या देख सकते हैं, तो एक जो तुम्हारा है, एक जो बेस आता है तुम्हें, इसमें जो बेस एक कहा गया है, जो हम लोग एक देख लेते हैं, तो उनको बेस कहा गया है 1। इसको बेस को देखते हैं क्या होता है, अगर बेस का आकार कितना बड़ा कर सकते हैं, एक टेक्निक है, देखो क्या तुम इसके लिए तुम एक चीज देखो, जैसे अर्थ का मूवमेंट कैसा होता है, ये देखो जरा, अर्थ इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करता है, ये घूमता है इसमें रिवॉल्यूशन जो होता है तुम्हारा अर्थ का सन के चारों होता है, तो यहां से यहां तक तो तुम्हारा डिस्टेंस है जो सन है तुम्हारा, और अर्थ इसको जो है एक बार इस पॉइंट से आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, और एक बार ये 6 महीना बाद अर्थ स्वतः यहां चला जाएगा, ये इतना डिस्टेंस दूर चला जाएगा, और यहां से अगर मेजरमेंट करते हैं तो ये जो तुम्हारा ये थीटा जो ये बेस तुम्हारा ये बहुत काफी बड़ा हो जाएगा। ये बेस तुम्हारा क्या करना होगा, इसके लिए बेस को लॉक करने के क्या कीजिए, एक प्लेस से हम क्या कर लेते हैं, यहां पर एक प्लेस पे ऑब्जर्व किए, और ठीक उसी जगह पर जब तक अर्थ यहां था, और अर्थ घूम करके ये 6 महीना के बाद आफ्टर 6 मंथ ये यहां आ जाएगा, आफ्टर 6 मंथ ये अर्थ की ये पोजीशन इतना डिस्टेंस स्वयं ये कवर कर लेगा, और उस स्थिति में ये बेस आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बराबर, सन से अर्थ डिस्टेंस से के बाद, तो सन से अर्थ डिस्टेंस में हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये बेस जब तुम लोग को बड़ा हो जाएगा तो ये लार्ज डिस्टेंस हम लोग निकाल सकेंगे। तो बेस को बड़ा करने के लिए जो एक मेथड है तुम्हारा, जो मैंने बताया कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसमें बड़ा भी हो जाएगा, मेजरेबल भी हो जाएगा, और उससे इस प्रकार से क्या कर सकेंगे हम लार्ज डिस्टेंस को मेजर, जो किसी स्टार वैल्यू का डिस्टेंस को मेजर पैरेलक्स मेथड से हम लोग कर पाएंगे। तो आई होप कि तुम लोग को ये मेथड समझ में आ गया होगा कि पैरेलक्स मेथड से कैसे यूज करते हैं। अब जैसे तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक जो एग्जांपल वगैरह देखोगे, 1 सेकेंड को कैसे रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो आई होप कि समझ में आ जाएगा। तो दिक्कत होगा तो तुम हमसे संपर्क करोगे। तो ये जो तुम है तुम्हारा ये ट्रिग्नोमेट्री में भी तुम जो है इसका जो एंगल वगैरह है
ये तुम पढ़ते होगे ट्रिग्नोमेट्री में भी। कहाँ में ट्रिग्नोमेट्री जो तुम्हारा है, ट्रिग्नोमेट्री में तुम पढ़ोगे जो चैप्टर जो तुम्हारा नेक्स्ट बुक में दिया हुआ है क्लास 11 का, उसमें भी तुम पढ़ाई कर सकते हो इसकी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री डिग्री रेडियन सेकंड इन सबों में दिया हुआ है। आई होप कि तुमको पैरेलल एंगल के प्रीसेस को रिवाइज कर देते हैं कि दो जगह से ऑब्जर्व कीजिए, दोनों के बेस का मेजर लेंथ मेजर कर लीजिए और एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है और थीटा इक्वल टू एल बाय r से जेड आर एल पता चल गया तो डिस्टेंस पता चल जाएगा आपको, और दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड पैरेलल एंगल। तो आई होप कि तुम्हें ये जो है ये मेथड लार्ज डिस्टेंस का समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के यूनिट कौन कौन है। लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के यूनिट्स कौन कौन है। लार्ज डिस्टेंस को यूज करने, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के यूनिट कौन कौन है। तो जो पहला यूनिट आता है जो हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करते हैं, ये सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस होता है। तो सन डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, द डिस्टेंस between sun and earth is called astronomical unit। तो ये सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू 1 ए इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये होता है तुमको करीब करीब 1.496 लिखते हैं या लगभग 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। तो एक चीज तो जानते हो कि सन से अर्थ को लाइट को आने में कितना समय लगता है। लाइट टेक्स कितना 8 मिनट 20 सेकेंड टू रीच सन टू अर्थ। सन से अर्थ तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। ये डिस्टेंस इस आधार पर तुम निकाल सकते हो। लाइट का स्पीड तो पता होगा, तो लाइट का स्पीड कितना होगा तुमको, लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर। डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इंटू ये जो तुमको इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, 8 × 60 प्लस 20, एक तो 480 प्लस 20 500 सेकेंड। 8 मिनट में कितना सेकंड हो गया, 500 सेकंड हो गया। 8 मिनट में 20 सेकंड, 8 मिनट 480 सेकंड प्लस 20 सेकंड। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो तुम्हारा क्या होगा, 1.5 मीटर पावर 11 मीटर के आसपास आ गया तुम्हारा। तो ये 1.496 होगा, ये वो 8 मिनट 20 सेकंड थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। तो इस प्रकार क्या होगा तुम्हारा, ये जो है तुमको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू तुम्हारा अर्थ से सन से अर्थ से का बीच का डिस्टेंस हो गया, जिसको 1 एरिया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। दूसरा तुम्हारा यूनिट होता है लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर का नाम से क्या होगा, ये किसका यूनिट है, ये लाइट ईयर। ईयर लिखा हुआ था, कुछ लोग इसको यूनिट का टाइम का यूनिट कहते हैं, ये डिस्टेंस का यूनिट है। तो ये डिस्टेंस का यूनिट है लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय light in 1 year, it is very large distance, 1 year is called light year। ये क्या कहलाएगा, लाइट ईयर कहलाता है। एक ईयर में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो लाइट ईयर कहलाएगा। तो 1 लाइट ईयर कितना होगा, जैसे इसी अभी जो कि हमने कहा वेलोसिटी ऑफ लाइट तो वही रहेगा। तो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू व्हाट, ये स्पीड हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक ईयर में कितने सेकेंड होगा, ये आएगा। एक ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन हो गए। एक दिन में 24 आवर, एक आवर में 60 मिनट 60 सेकेंड, इतने सेकेंड हो गए। तो इन सबों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये अबाउट आ जाएगा 9 ×
10⁻15 मीटर आता है, करीब करीब क्या आ जाएगा, 9×10⁻15 मीटर के आसपास आ जाएगा। तो ये एक लाइट में तो काफी गुना बड़ा हो गया। जहां तक कि 1 में 20 सेकेंड और लाइट में 1 साल में जितना अंतर है उतना ही दूरी का अंतर हो गया। तो लाइट को जितना, तो बहुत से स्टार हमसे काफी लाइट ईयर्स दूर हैं, तो इस यूनिट का भी यूज किया जाता है। लाइट में हम लोग उसका मेजरमेंट करते हैं, एक कॉमन यूनिट है। इससे भी एक लार्ज डिस्टेंस को मेजरमेंट करने का एक यूनिट है जिसको हम लोग पारसेक कहते हैं। तो पारसेक क्या होता है, पारसेक, जिसको लिख लो, इसको डिस्टेंस का तुम्हारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया कितना, लगभग 1.5 10⁻11 मीटर, और 1 लाइट ईयर हो गया 9×10⁻15 मीटर के अबाउट। तो पारसेक, तो 1 पारसेक जो होता है तुमको वो कितना होता है। पारसेक का पहले डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। पारसेक दैट इज यूनिट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, ये यूनिट है, यूनिट ऑफ लार्ज डिस्टेंस का ये यूनिट भी है। और इसका क्या होता है, द डिस्टेंस एट विच, मैं देता हूं डेफिनेशन, द डिस्टेंस एट विच the astronomical unit, the distance between sun and earth, the distance between sun and earth, distance sun and earth makes a parallax angle of 1 arc second. 1 arc second is called parsec. ये पारसेक कहलाता है। तो इसको यहां पर देखते हैं, डायग्राम से देखते हैं। तो एक जो तुम्हारा पारसेक होगा, यहां पे कितना एंगल बना, इस एंगल को बड़ा करके दिखाया जा रहा है। तो ये जो एंगल होगा तुम्हारा, ये जो डिस्टेंस है, ये एंगल अगर हो जाए थीटा जो तुम्हारा है 1 सेकेंड के इक्वल, 1 सेकेंड, और ये तुम्हारा आर्क है 1 एस्ट्रोनॉमिकल, सन टू अर्थ के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा, एक जो आर्क होगा तुम्हारा 1 पारसेक होगा, 1 पारसेक होगा ये। और ये भी हो गया, तो ये तुम्हारा आर्क पर ही होगा तुम्हारा। तो अब जैसे इससे क्या आधार पर हम कैलकुलेशन करते हैं। पहले अभी बताया था कि तुमको जो पैरेलल एंगल निकालने उसी का यूज करते हैं। देखो इसमें समझ में आएगा। 1 सेकेंड को हमको डिग्री में बदलना है। 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 इंटू 60 क्या हो गया, ये डिग्री में आ गया, इंटू π/180 क्या आ गया, ये रेडियन आ गया तुम्हारा, इतना रेडियन बदल गया। तो ये थीटा होगा। तो अब इसको फॉर्मूला आता है, थीटा इक्वल्स टू L/r, लेंथ ऑफ आर्क हमें पता है। तो लेंथ ऑफ आर्क जो तुम्हारा r बराबर क्या होगा, L/थीटा, L/थीटा। तो r इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज अब 1 पारसेक, जब r का डिस्टेंस हो जाएगा 1 पारसेक होगा, पारसेक इज इक्वल टू L/थीटा। L कितना होगा तुम्हें, L हो गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बाय कितना होगा तुम्हें 1 आर्क मिनट। तो इसको क्या करना होगा, थीटा को हम लोगों ने अभी कन्वर्ट किया उसको, और थीटा को कितना वैल्यू लिखना है, थीटा का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 1/3600 इंटू π/180। अब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, यही पे इक्वल में लिख दीजिए। यहाँ पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल कितना यूनिट होता है, कितना मीटर होता है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, और इंटू क्या होगा तुम्हारा, ये जो नीचे वाला है ये कहां से जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 180 इंटू 60 इंटू 60 बाय पाई मीटर। तो ये लगभग तुमको आ जाएगा, ये 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के आसपास होता है। 1 पारसेक ये तुम्हारा होता है। 1 पारसेक लगभग 3 इंटू 10⁻16 मीटर के अबाउट में ये डिस्टेंस आता है। तो ये जाए तो तुम्हारा जो था
लाइट ईयर था वो कितना था, 15 मीटर के रेंज में था, इट वॉज 15, ये क्या हो गया तुम्हारा 16 मीटर, ये उससे भी बड़ा हो गया। तो तुम्हारा जो है सबसे बड़ा यूनिट यही हो गया लार्ज डिस्टेंस का। तो पार से क्या होगा तुम्हारा थीटा इक्वल्स टू L/R से 1 आर्क सेकंड को हमने क्या बदल दिया रेडियन में, और उसके आधार पर क्या निकाल दिया, इसका वैल्यू हमने निकाला, तो ये क्या निकल गया, निकल गया। अब हम लोग देखते हैं तो लार्ज डिस्टेंस का 3 यूनिट था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है, दूसरा था तुमको लाइट ईयर, तीसरा हो गया तुमको लाइट ईयर से ही ज्यादा बड़ा हो गया पार्सेक। लाइट ईयर में लगभग 9×10⁻15 मीटर थे, और पार्सेक उससे भी बड़ा है लगभग 3 टाइम्स से थोड़ा ज्यादा, वो है तुमको, तो दैट डिस्टेंस इज पार्सेक, वो सबसे लार्ज डिस्टेंस हो गया। इसके बाद तुम्हारा है यूनिट है मेजरमेंट का है तुम्हारा, तो इसमें एक जो और टॉपिक था लार्ज स्मॉल डिस्टेंस का मेजरमेंट, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉलिक एसिड। तो तुम्हारे जो बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक के आधार पर तुम्हारा लिखते हैं, तो साइज ऑफ स्मॉल डिस्टेंस मॉलिक्यूलर डिस्टेंस में, साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड, OLEIC ओलिक एसिड। तो ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल का साइज क्या निकालते हैं, पहले तो क्या करते हैं, इसका जो कि एक स्मॉल अमाउंट को हम लोग एक सॉल्यूशन में हम लोग एक वाटर में डिजोल्व करते हैं, और उसको पानी मिलाते हैं, इसको डाइल्यूट करना भी कहते हैं, उसको पानी कुछ ड्रॉप्स, जैसे क्या कीजिए उसका प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि कुछ अमाउंट उसमें आपने डाला पानी में, फिर क्या कहते हैं उसका मानते हैं वो 200 ml पानी है, उसका उसमें से 20 ml निकाल लीजिए, तो आफ्टर ऑल आपने क्या कर लिया, उसका 1/10 कर लिया, जितना आपने डिजोल्व किया था उसका 1/10 हो गया तुम्हारा अमाउंट, उसमें से 20 ml में फिर 180 ml पानी मिला दीजिए, तो वो क्या होगा तुम्हारा, फिर 200 ml हो गया, फिर उसका आप 10 ml निकाल लीजिए, 120 फिर स्ट्रेंथ आपने उसमें अमाउंट क्या कर लिया, कम कर दिया। इस प्रकार से उसके अमाउंट को क्या करते जाइए, कम करते जाइए, और उसको डाइल्यूट करते जाइए पानी मिला करके, और कितना आपने मिलाया होगा उसमें, तो उसका मास क्या हो जाएगा आपको पता चल जाएगा, उसका जो होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा, उसका डेंसिटी पता होगा, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। और इसको क्या करते हैं, लाइकोपोडियम एक पाउडर होता है, उस पर जब उस सॉल्यूशन को छिड़का जाता है, तो अगर उसका थिकनेस 10⁻⁹ मीटर के रेंज में आ जाए, इतना दूर दीजिए, तो उसका एरिया जो निकालिए 10⁻⁷, तो जितना एरिया में जो पाउडर जब छिड़केगा पाउडर को फैल जाता है, उसको बिल्कुल पतला कर लीजिए, तो जितना एरिया कवर करेगा लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर में, जितना जो तुम्हारा सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन जो आपने ड्रॉप करके बहुत डाइल्यूट कर लिया है, जिससे कि उसका थिकनेस किस लेवल में आपका आ जाए, 10⁻⁹ मीटर -8 मीटर के रेंज में आ जाए, तो उस समय जो कि एरिया आपका जितना बड़ा एरिया कवर होगा, जिससे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो लाइकोपोडियम पाउडर पर, दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ 1 ओलिक मॉलिक्यूल के साइज के बराबर होगा। तो फिर से इसको मैं बोल देता हूं, पहले क्या करना है आपको, डाइल्यूट करके द सॉल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड डाइल्यूटेड सो मेनी टाइम्स, द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन द वाटर सॉल्यूशन ऑफ the water solution of oleic acid diluted and sprayed it on lycopodium powder, कौन सा पाउडर लेना, लाइकोपोडियम पाउडर। तो साइज क्या होगा, साइज इक्वल टू वॉल्यूम बाय एरिया, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय उसका जो एरिया होगा, ये थिकनेस जो आएगा आपका ये साइज हो जाएगा। तो वॉल्यूम आपका तो पता ही होगा, कितना वॉल्यूम आपने जो डाइल्यूट करते गया जो, तो वॉल्यूम कितना हो गया उसका, क्या लिया आपने वो आपको पता होगा। ओलिक एसिड का जो सॉल्यूशन का आपने ओलिक एसिड का पहले एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लिया, उसको डाइल्यूट करते गए आप, 200 ml पानी मिलाए, उसका 10 ml लिए, फिर उस सॉल्यूशन में फिर पानी मिला दिया, फिर उसका वॉल्यूम आपका क्या होते चला गया, कम होते चला गया। इस प्रकार एक पर्टिकुलर वॉल्यूम आपने लिया और उसको क्या किया, पानी में आप डाल दिया, फिर उसको पानी मानते उस वॉल्यूम को क्या में आपने इतना पानी मिलाया, फिर उसका 10 ml लिया, फिर आपने उसको पानी मिलाया, 200 ml कर लिया या 500 ml कर लिया, फिर उसको मिला दिया। इस प्रकार से एक पर्टिकुलर अमाउंट तक आप उसे डाइल्यूट कर लिया, उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। फिर उसको लाइकोपोडियम पाउडर पर क्या किया आपने उसको डाला, और उससे उसका एरिया को आपने जब आपका 10⁻⁸ मीटर के रेंज में आ गया, उसका 10⁻⁸ मीटर के रेंज में उसका आ जाएगा, तो कितना एरिया आपने फैलाया डिवाइड कीजिए, तब सॉइज का मॉलिक्यूल आ जाएगा तुम्हारा।
तो ये तुम्हारा था डिस्टेंस ऑलिक एसिड का मॉलिक्यूल का साइज निकालने का एक था, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ तुम्हारे बुक में। अब तुम्हारा है एक साइज, तो जाहिर है कि मेजरमेंट तो तुम्हारा हो गया। अब एक दिया हुआ रेंज ऑफ लेंथ। तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस जो हम लोग मेजर करते हैं, जो देखते हैं हम लोग, जो ऑब्जर्वेशन हो सकता है, जो सब चीज का जो कल्पना में करें, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस जो आता है वो 10⁻14 मीटर में आता है। 10⁻14 मीटर। यह रेंज ऑफ लेंथ है। ये क्या तुमको रेंज ऑफ लेंथ, रेंज ऑफ लेंथ, लेंथ कितना होता है 10⁻14 मीटर है। और इससे भी छोटा होता है किसका साइज, प्रोटॉन का होता है 10⁻15 मीटर में कर सकते हैं। और इस साइज ऑफ यूनिवर्सल, यूनिवर्स जो हमारा है, जो विजिबल यूनिवर्स है हमारा, जो यूनिवर्स है, ये होता है तुमको 10⁻26 मीटर होता है। तो ये सबसे छोटा डिस्टेंस कर सकते हैं। इसको एक प्रकार से वर्चुअली हम लोग में है, या 10⁻15 मीटर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन सब साइज हो गए। और सबसे बड़ा क्या होगा तुम्हारा जो यूनिवर्स का साइज है। तो इस बीच में हम लोग का जैसे कि है क्या कहते हैं, ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है, तुम्हारे बुक में कुछ लिखा हुआ भी है कुछ लेंथ के बारे में। ऑर्बिट जैसे एटम का साइज क्या होता है, लगभग 10⁻9 मीटर के रेंज में होता है। और जैसे कुछ जो साइज है, कुछ डिस्टेंस इन सब के बारे में तुम्हें पता ही है। तो ये सब के बारे में तुमको ये रेंज ऑफ क्या होगा, तुम्हारा लेंथ हो गया। जो साइज ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये तुम्हारा रेंज ऑफ लेंथ हो गया। सबसे छोटा और सबसे बड़ा का मैंने साइज लिख दिया। और तुमको अब हम लोग चर्चा करते हैं साइज ऑफ, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ तुम्हारा इसी साथ समाप्त हुआ। अब हम लोग मेजरमेंट ऑफ मास की बात करते हैं। तो मास में सबसे जो है तुम्हारा क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ मास में अगर बात करें तो मास में क्या होगा, तुम्हारा सबसे छोटा जो मास है, जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का सबसे मास छोटा होता है, तो उसको हो गया। एटम का मास होता है, वो भी काफी छोटा ही होता है। तो मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ मास। तो मास को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो जो हम लोग मास का तो सामान्यतः यूज करेंगे क्या है तुम्हारा फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस इज यूज टू, फिजिकल बैलेंस इज यूज टू मेजर मास, इज यूज टू मेजर मास। और जो स्प्रिंग बैलेंस है वो वेट का हमको मेजर करता है। स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है, स्प्रिंग बैलेंस वेट, स्प्रिंग बैलेंस measures the weight। तो स्प्रिंग बैलेंस किसको मेजर करता है, वेट को मेजर करता है। स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स द वेट और द फिजिकल बैलेंस मेजर द मास। तो ये तुम्हारा मास को मेजर करने का फिजिकल बैलेंस का जो सामान्य तराजू होता है, जो किसी दुकान पर देखते हो, जो सब यूज करते आए होंगे, तो वो तुम्हारा मास को मेजर करने का सबसे, मतलब जैसे मैनोमीटर स्केल कॉमनली देखते हैं, उसी से मास को मेजर करने का ये हो गया। उसके बाद तुमको जो डिस्टेंसेज है, जैसे कि कुछ जो हम लोग बात करें लार्ज मास में बात करें, लार्ज मास में बात करें तो लार्ज मास में क्या होगा तुम्हारा, उसको कैसे मेजर करोगे। लार्ज मास जैसे कि किसी प्लेनेट के हुए, स्टार के हुए, उन सबका मास को मेजर करके हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसका यूज करते हैं। कोई एक अगर तुमको प्लेनेट क्या हो गया तुम्हारा, कितना चक्कर लगा रहा है, जैसे कि एक सर्कुलर पाथ में अगर ये घूम रहा है कोई बॉडी, तो इसका मास अगर तुमको ये मानते हैं अर्थ के चारों या सन के चारों या कोई भी स्टार के चारों ये घूम रहा है, कोई सेलेस्टियल बॉडी, इसका मास स्मॉल एम है, ये ऑर्बिट का रेडियस आर है, और यहाँ पर कोई बॉडी है जिसका कि इसका मास में एम है। तो ये इसका जो मास होता है एफ, इसमें जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है एफ इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। और इसको जो तुमको एक सर्कुलर मोशन का जो पार्ट है एम वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेट, जो आगे तुम फिजिक्स क्लासेस में देखोगे, तो टाइम पीरियड इसका पता होगा, घूमने का कितना समय में घूमता है, अकॉर्डिंगली दैट ये हमको यूज हो सकता है कि मास क्या होगा इसका, एक एम वी स्क्वायर बाय आर इसको लिखेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो अभी तुम नहीं भी समझ पाए तो आगे के लेक्चर्स में धीरे धीरे समझ में आएगा, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एम वी स्क्वायर बाय आर हो गया, तो ये तुम्हारा आर, ये जो तुम्हारा स्मॉल एम तो कट है तुम्हारा जिस बॉडी का, इस बॉडी का मास, तो ये जो जिस बॉडी के अराउंड में घूम रहा है उसका मास तुम्हें पता चल जाएगा। और उसमें जो टाइम पीरियड घूमने का है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, भी को तो हम लोग निकाल सकते हैं 2 पाई आर बाय टाइम पीरियड, भी के जगह क्या लिखते हैं 2 पाई आर बाय टाइम पीरियड, और आर आपको पता है डिस्टेंस यहाँ से रेडियस यहाँ से ऑर्बिट का, तो आप मास निकाल सकते हैं आंसर। डिस्टेंस आपने उसका मेजर कर दिया पहले तो मास आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, सेलेस्टियल बॉडीज का जो मास निकालने का यही तरीका होता है। नहीं तो कोई से तराजू का बैलेंस तो नहीं सकते आप, अर्थ का हो, सन मून का हो, या आप कहें तो किसी भी बॉडी का हो, सन का हो,
तो मास ऑफ अर्थ तुम्हें अगर पता होगा तो मैं लिख देता हूं। मास ऑफ अर्थ कितना होता है पता है किसी को? बताइए। 6 × 10⁻24 के, 6 × 10⁻24 के। मास ऑफ सन तो याद है तो बताओ, 2 × 10⁻30 के आसपास होता है, 2 × 10⁻30 के। तो ये तुम्हारा है। तो मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ स्टार का रेंज है, तो ये काफी बड़ा मास होता है। तो ये तुम्हारा इस ढंग से निकाल सकते हैं। दूसरा जो स्मॉल मास में आ गया, स्मॉल मास में जैसे तुम्हारा एटम का मास होता है। एटम का मास को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफाइड मास रिप्रेजेंट करते हैं। 1 U इक्वल टू क्या होगा? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। कार्बन का जो 12 आइसोटोप है उसका मास का 1/12 पार्ट को ये कहते हैं 1 U कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल, 1 यूनिफाइड मास यूनिट, यूनिफाइड मास यूनिट। ये 1 U हो गया, 1/12 इंटू मास ऑफ दिस, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो इसका जो तुम्हारा मास होता है 1 U लगभग कितना ग्राम के आसपास होता है? 1 U इक्वल टू 1.66 × 10⁻27 kg होता है। इट इज वेरी स्मॉल मास। और जो सबसे कम जो मास जो कि हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ये इसके आधार पर क्या कर सकते हैं? हम निकाल सकते हैं। और जो इसका जो वैल्यू जो इन सब का मास जो निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या किसी भी चार्ज पार्टिकल्स वगैरह का जो छोटे पार्टिकल होते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू से मैग्नेटिक फील्ड में कोई मूव करता है तो जितना बड़ा रेडियस फॉर्म करता है, इस फॉर्म में निकालते हैं। जो तुमको क्लास 12 में पढ़ाएंगे, तुमको फिजिक्स में देखोगे आगे जाकर के, जो रेडियस जो निकलता है तो R = mv/q कहते हैं। तो ये अगर तुमको मास उस पार्टिकल निकालो तो रेडियस कितना में घूम रहा है, ये सर्कुलर पाथ बनाता है, किसी स्पीड से जा रहा है, ये पता हो कि मैग्नेटिक फील्ड कितना हो, mv/q, q चार्ज है तुम्हारा, तो q चार्ज, ये सब क्वांटिटी पता हो। रेडियस b हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। ये सब फार्मूला तो तुमको नहीं होगा, कोई हल नहीं समझ में आ रहा होगा। तो इसके आधार पर इसका रेडियस ऑफ सर्किल होगा। इसका प्रयोग करके तुम्हें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका मास को हम लोग निकाल सकते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल इसके मास को कैलकुलेट किया जाता है। और मास को कैलकुलेट करने का तुम्हारा जो यूनिट मैंने बताया U, या तो U के रूप में कीजिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास जैसे कार्बन का 12 कार्बन एटम का 12 एक एटम का जो मास है उसका 1/12 पार्ट को 1 यूनिफाइड मास यूनिट, इसको पहले AMU भी कहते थे लोग। तो वो तुम्हारा U के नाम से आता है, यूनिफाइड मास यूनिट, जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहता था, तो वो तुम्हारा नया नाम आ गया उसका। तो यूनिफाइड मास यूनिट तुम्हारा ये हो गया 1, वो U कितना बराबर होता है? 1.66 × 10⁻27 kg के आसपास होता है तुम्हारा। और ये तो ये तुम्हारा हो गया कैसे का वैल्यू, ये तुम्हारा स्मॉल मास निकालने का हो गया। जो मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड के आधार के में जो उसके मोशन होते हैं, उसके रेडियस के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका स्मॉलर सबएटॉमिक पार्टिकल का मास हम लोग मेजर कर सकते हैं। और लार्ज मास के न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और रेंज ऑफ मास जहां तक है तुम्हारा, रेंज ऑफ मास क्या होगा तुम्हारा? रेंज ऑफ मास में सबसे छोटा रेंज ऑफ मास यही लिख देते हैं। रेंज ऑफ मास सबसे छोटा मास, मास ऑफ क्या होगा तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद भी रख लो अगर याद कर सको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 E1 × 10⁻31 kg। ये तुम्हारा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा। और मास ऑफ यूनिवर्स का जो जाता है तुमको लगभग 56 में आता है। मास ऑफ यूनिवर्स का जो रेंज है, मास ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू 10⁻56 में जाता है। ये तुमको मास ऑफ यूनिवर्स हो गया 10⁻56 में पार हो जाता है। तो इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, तो ये रेंज हो गया मास का, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मास का। तो ये तुम्हारा हो गया मास के मेजरमेंट के बारे में कुछ बातें हो गई। अब हम लोग मेजरमेंट ऑफ क्या पढ़ेंगे, हम लोग टाइम पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो नोट करके अपना नोट डाउन कर सकते हो, जो इसमें बात लिखना चाहो। तो ये तुम्हारा था लेंथ ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ क्या होगा, मास हो गया। मेजरमेंट ऑफ क्या करते हैं, अब टाइम की बात करते हैं हम लोग का। अब जो मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट लार्ज डिस्टेंस में 3 यूनिट तुमने याद किया होगा। सन टू अर्थ का डिस्टेंस कितना हो गया, रिकॉल करो, 1.5 × 10⁻11 मीटर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है इसको। और दूसरा था एक लाइट ईयर में लगभग 9 × 10⁻15 मीटर, और एक पार्सेक में 3.1 × 10⁻16 मीटर। तो सबसे बड़ा डिस्टेंस वही होता है पार्सेक। 1 U = 1.66 × 10⁻27 kg। तो चलो इसी के साथ हम लोग देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम।
मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम को जाहिर हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं, सेकेंड हमारा यूनिट है। तो ये जो यूनिट बनाया गया है सेकेंड, जो घड़ी जो हम लोग यूज करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए, जो घड़ी क्लॉक, तो सीजियम क्लॉक को हम लोग जो एटॉमिक क्लॉक है उसके एटम के 1 सेकेंड क्या होता है तुमको, 1 सेकेंड जो कि तुम्हें इंटरनेशनल यूनियन फॉर वेट्स एंड मेजर्स जो संस्था है उसके 1 सेकेंड किसको डिफाइन किया है। सीजियम एटम में एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट जाने में जितना समय लेता है उसका 9 अरब से भी अधिक टाइम जितना होता है, दैट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। तो उसका जो 9 उसका डिजिट दिया हुआ है 9 समथिंग करके एक डिजिट दिया हुआ 9 अरब से भी ज्यादा है। तो ये किसके आधार पर तैयार किया गया है, सीजियम के 1 सेकेंड जैसा सीजियम क्लॉक से हम लोग मेजर करते हैं, सीजियम क्लॉक से हम लोग मेजर करते हैं, जिसमें सीजियम क्लॉक तुम्हारा क्या हो गया, ये एटॉमिक क्लॉक भी कहलाता है। तो इसमें तुमको काफी एक्यूरेट होता है और इसको मेजरमेंट करने के लिए इसका जो तुम्हारा सिंपल है इंटरनेशनल यूनियन फॉर वेट्स एंड मेजर्स में भी रखा हुआ है। तो उसके द्वारा सेकंड को जो हम क्या करते हैं उसके जो कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाने में जो कि सीजियम एटम में जो वाइब्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, उसके 9 अरब से भी अधिक वाइब्रेशन में जो सेकंड जो टाइम लगता है दैट्स इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो ये तुम्हारा दिया हुआ है और जो तुम्हारा जो एग्जैक्ट नंबर है उसे याद करने की जरूरत भी नहीं है, वो तुम्हारे से बुक में दिया हुआ है। तुम एनसीईआरटी अपना बुक खोलो उसमें तुमको दिया हुआ ये सब में रहता है तुम्हारा, ये सीजियम का वाइब्रेशन का दिया हुआ है। तो सेकंड का डिफिनेशन जहां भी देखोगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर वेट्स एंड मेजर्स का जो तुम्हारे असाइनमेंट यूनिट में भी है उसमें भी तुमको दिया हुआ है। तो इसके आधार पर डिफाइन इसको किया गया है। और बड़े टाइम को जो मेगा मतलब ईयर्स में हम लोग मेजर करते हैं, तो तुम्हारा सबसे जो छोटा जो टाइमिंग है वो लगभग तुमको 10⁻18 सेकेंड तक जो एग्जिस्ट करता है, -18 सेकेंड, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो इतना टाइम तक ही एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद बहुत से खत्म भी हो जाते हैं। सबसे मिनिमम टाइम 10 रेंज जो है तुम्हारा कितना हो गया, रेंज हो गया सबसे 10⁻18 टाइम से, और सबसे जो जहां जब से इनवर्स बना रेंज ऑफ टाइम भी क्या कर सकते हैं, सबसे स्मॉल टाइम 10⁻18 सेकेंड, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एज है, जो कि बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल इतना सेकेंड में नष्ट हो जाता है, अपना खत्म कर लेता है। और सबसे ज्यादा जो टाइम है 10⁻12 है, जो यूनिवर्स का एज ऑफ यूनिवर्स है, एज ऑफ यूनिवर्स 10⁻22 सेकेंड। ये तुम्हारा लाइफ रेंज है समय का, टाइम का। इस प्रकार से तुमने इस लेक्चर में मेजरमेंट करने के लिए कुछ उसके यूनिट्स और रेंज इन सबों के बारे में जाना। और अगले जो इसका जो वीडियो लेक्चर होगा इसका, जिसमें हम लोग एरर इन मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से तुम जो है कि जो तुम्हारे क्वेश्चन था यूनिट डायमेंशन का उम्मीद है क्वेश्चन आ गया होगा। एनसीईआरटी बुक में शुरुआत में क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आप बना सकते हैं, उसको जो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उसमें यूनिट का कन्वर्जन करना है। कुछ अलग अलग टाइप के जो कुछ प्रैक्टिकल भी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं जिसमें कि आपको क्या करना पड़ता है, मेजरमेंट के बारे में जानना पड़ता है, उसमें तो थिंकिंग करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। और इसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा दिया हुआ था और उस यूनिट डायमेंशन आई होप कि बनाया होगा। और जिस स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है राइट ऐप जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर हमसे संपर्क कर सकते हो। उसमें जो भी तुम्हें क्वेश्चन से प्रॉब्लम हो रही, जो कंसेप्ट में दिक्कत हो रहा उसमें तो हमसे पूछ सकते हो किसी भी बुक से बना के। और जो भी तुम्हारे क्वेश्चन की अगर जरूरत है तो राइफल ऐप पर वो भी उपलब्ध होता है, जो कि तुम जेईई में जे एडवांस इन सब क्वेश्चन होंगे तो तुम्हारे नोट्स भी इसके मिल जाएंगे सारे। तो इस प्रकार से राइफल ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। तो इसके अंदर वीडियो लेक्चर समाप्त कर रहे हैं।